Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं। कल जो हमने टॉपिक में बात की थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यानी मूल गुण आवेशों के जो होते हैं उनके बारे में बात की थी 3 के। तो उसमें देखिए अब उससे आगे मैंने कल कहा भी था कि एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल हैं जो उनको डिफाइन करते हैं, यानी उनको उनके बारे में बताते भी हैं। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने कल बोला भी था कि आप उनको एक बार पढ़ेगा, कल कराएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज वही दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है 1.2, वो क्या कहता है कि एक बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी क्या कर रही है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेकंड में स्थानांतरित कर रही है। यानी एक बॉडी है जो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेकंड में स्थानांतरित कर रही है, ठीक है। और उसने कहा कि 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी जो हमारे पास वो बॉडी है, तो अगर वो जो ट्रांसफर कर रही हो इलेक्ट्रॉन्स का, वो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड के हिसाब से कर रही हो, तो 1 कूलाम चार्ज को उसको अगर मतलब लेना होगा या ट्रांसफर करना होगा तो कितने टाइम में करेगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसके 2 मेथड है, एक तो आपके सामने, एक दूसरा बाद में बताऊंगा। तो देखिए नॉर्मल जो क्वांटिफिकेशन का सिद्धांत था हमारा, जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, तो Q बराबर एन ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए n का मान मैंने क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 जो भी होता है, और E क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है, मूल आवेश होता है, और इसका मान होता है कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 सॉरी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। ये क्या होता है, इस पर चार्ज होता है, ठीक है, किस पर, फंडामेंटल चार्ज जो है स्मॉल ई का मान। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ये एंगल, यहाँ ये वाला, तो आपने Q का मान रखा 1, क्योंकि आपको 1 कूलम आवेश अर्जित करना है, उसको n का मान निकालना है, कितने जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने कल भी निकाल के दिखाया था कि 1 कूलम अगर आवेश किसी बॉडी पर हो तो उसमें कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, तो कितना निकल के आया था। आप यहाँ से n का मान फाइंड आउट करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तो कमी होगी या वृद्धि हुई होगी उस बॉडी पर, ठीक है, अगर उस पर 1 कूलम आवेश है तो। अब देखिए 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों को हमें ट्रांसफर करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने समय में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप इस पर सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। ये निकल के आया टाइम, ठीक है। अब ये सेकंड में निकल के आया, और देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है सेकंड के लिए, तो इसलिए इसको अगर छोटा किया जाए तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। कितनी सेकंड होती है, कितनी मिनट होती है एक घंटे में, 60। और सेकंड कितनी होती है, इसके जरिए आप निकाल सकते हैं, इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड करते हैं तो ईयर्स में वैल्यू आ जाएगी, यानी 198 ईयर्स। ये क्या है, 1 कूलम आवेश को अर्जित करने में समय लगेगा। कब, जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसफर करे। आप सोचिए 10 की पावर 9 कितनी बड़ी वैल्यू है, उसके बाद भी 1 कूलम आवेश को अर्जित करने के लिए उस बॉडी को कितने ईयर लग रहे हैं, 198, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये अब इस 1 कूलम आवेश जो होता है, इसलिए क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रा होता है, तो इसलिए हम 1 कूलम आवेश की बात ना करके, यानी कूलम जो है मात्रक है आवेश का, उसका यूज ना करके हम उससे छोटे छोटे मात्रकों का यूज करते हैं, जो मैंने कल आपको बताए थे, 1 कूलम सॉरी माइक्रो कूलम, मिली और नैनो, ठीक है। तो इन 3 का अधिकांश यूज किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 और नैनो में 10 की पावर -9।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या पता लगा, जो हम कल बात कर रहे थे कि 1 कूलम बहुत बड़ा मात्रक है, तो आपको वो इससे पता लग जाता है कि 1 कूलम आवेश जो है वो काफी बड़ा मात्रक है, यानी विशाल मात्रक है। तो इसलिए उसके छोटे छोटे मात्रकों को हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, एक मैं बार बार लगातार बोलता चला रहा हूँ कि बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी, उस पर आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी बहुत बड़ा आवेश कोई भी बॉडी अपने अंदर रखती है। लेकिन होता क्या है कि हम उस बॉडी को जब आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, और वो भी बहुत कम मात्रा में करते हैं। जैसे आप ये समझ के चलिए कि मैंने कल बात की थी, आप ये समझ के चलिए कि Na जो था उसमें मैंने आपको एक केवल पॉजिटिव तो दिखाया था, कितने इलेक्ट्रॉन है 11, और आवेश कितना है 1.6। आप इसमें 1.6 यानी स्मॉल ई की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसमें ये समझ के चलिए। अब जब हमने क्या बात की Na के लिए, और जब यहाँ केवल इस पर आवेशित किया इसको Na को, तो आवेशित करने का मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी इस पर कमी, तो केवल कितना चार्ज आया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जबकि पहले कितना था, इस आवेश का 11 गुना था, और अब आवेश केवल कितना है, इतना है। तो बॉडी जो रखती है वो आवेश बहुत अधिक रखती है अपने अंदर, लेकिन हम जो वस्तु पर आवेश ला सकते हैं वो बहुत छोटा होता है उस बॉडी में उपस्थित आवेश की तुलना में। तो इसी चीज के ऊपर एग्जांपल है सेकेंड, क्या देखिए, उसने कहा कि एक कप जल में, जो एक कप होता है छोटा, तो उसमें जो अगर हम उसमें जल भरते हैं यानी H2O डाला जाए, तो कितने धन या ऋण आवेश होते हैं। ये बात कीजिए कि एक कप जल में कितने धन या ऋण आवेश होगा, यानी अगर जो वो हमारे पास एक कप में अब वाटर आया, पानी आया, तो उस पानी में कितना या तो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उपस्थित होगा, उसकी गणना हमें करनी है। तो मैंने उसी चीज की बात की कि सोचिए, देखिए ये केवल एक कप पानी की बात हो रही है। आप ये जानते नहीं है कि एक कप पानी लगभग अक्सर 200-250 ml के समथिंग होता है। ठीक है, तो 200-250 ml के समथिंग होता है, तो 1 ml जो होता है वो, जो 1 ml होता है वो 1 सेंटीमीटर की क्यूब के समथिंग होता है, वो 1 सेंटीमीटर की क्यूब के समथिंग होता है। ठीक है, अब देखिए, तो वैसे तो नॉर्मल हम ये भी मान सकते हैं कि जो 1 कप जल का द्रव्यमान होगा वो 250 ग्राम होगा। अगर आप ऐसा मानना चाहें तो ऐसा मान सकते हैं, ये अपनी तरफ से माना हुआ है, जरूरी नहीं आप 250 लें, आप 200 भी ले सकते हैं, अदरवाइज और कुछ भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसका वॉल्यूम 1 ml लेकर या 250 ml लेके, 250 ml आप वॉल्यूम इसका ले सकते हैं। ठीक है, 250 ml, और आप बाद में उसको इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं आयतन गुणा घनत्व से। ठीक है, तब भी 250 ही आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं कि आप वॉल्यूम मानकर निकाल सकते हैं या डायरेक्टली किसके जरिए निकाल सकते हैं, द्रव्यमान के जरिए निकाल सकते हैं, आप वो आपकी मर्जी है। फिर देखिए, अब यहाँ जो पहले छोटी छोटी चीजें उनको मैं अलग कर देता हूँ। H2O का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 होता है। 2 और 16, एक H का 1 और तो 2 का कितना हो गया, 2 O का कितना होता है 16, तो 16 और 2 18। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं या प्रोटॉन्स की मैं बात करूं, तो 2 तो यहां से हो गए और 8 यहां से हो गए, कितने हो गए 8 और 2 10। 10 ही प्रोटॉन भी होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये वाली चीज तो आपको बस यहां से नॉर्मल H2 से निकल के आ जाती है। अब देखिए, हमने 1 कप जल लिया हुआ है, कितना है उसमें 250 ग्राम है जल। हमने क्या करा है, केवल माना है, आप 200 मानते हैं तो आप 200, उसमें 200 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से वैल्यू क्या करेगी, फिर डिफर करेगी, कि जैसे आपने यहाँ हम आगे आंसर निकाल रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ 200 मानते हैं या 100 मानते हैं तो वो अलग है, समझ में आ रही है। ये हमने केवल अपनी तरफ से माना है कि 250 ग्राम को हम मान के चल रहे हैं कि 1 कप पानी जो है वो 250 ग्राम के बराबर है। ठीक है, या 250 ml पानी है, जो धारिता है 1 कप की वो कितनी है, लगभग 250 ml। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब हमें, अगर मुझे क्या हो कि मुझे उस कप में जो मैंने 1 कप पानी लिया है उसमें मोलों की संख्या याद करनी है कि कितने मोल हैं, तो आप कैसे निकालते हैं कि जो ये द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को अगर अणु द्रव्यमान से भाग कर दिया जाए
तो हमारे पास मोलों की संख्या निकल के आ जाती है, यानी मोलों की जो संख्या निकाली जाती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, तो 250/18 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.88 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब ये क्या है, ये केवल एक कप में उपस्थित मोलों की संख्या निकल के आई आपकी 13.88। लेकिन अब सोच के चलिए कि ये तो मोलों की संख्या है। अब आवोगाद्रो जो प्रिंसिपल था उसने क्या कहा था कि एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻23। ये आवोगाद्रो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, हमारे पास मोल कितने हैं 13.88। तो अब जब एक मोल में इतनी है तो इतने में कितनी होगी, दोनों की क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों की क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई। तो एक कप जो जल है उसमें अणुओं की संख्या निकल के आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अणुओं की संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बात की थी कि H2O में कितने 2 S से रिलेटेड और 8 O से रिलेटेड, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 प्रोटॉन, दोनों ही चीजें उपस्थित होंगी। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 ही प्रोटॉन भी होंगे। अब चाहे तो आप धनात्मक आवेश की बात करें चाहे ऋणात्मक की। धनात्मक की आप बात करते हैं तो 10 प्रोटॉन से रिलेटेड हो जाता, और आप इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से। वैसे भी देखिए ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का आने का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी धनात्मक आवेश को रिप्रेजेंट करती है और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है उस चीज पर डिपेंड करता है उसका धनावेश होना या ऋणावेशित होना। लेकिन यहाँ टोटल बात की जा रही है कि ऋणावेश कितना है या धनावेश कितना है। न्यूट्रॉन्स की जानकारी हमने यहाँ इसलिए नहीं दी है क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन उदासीन है, तो न्यूट्रॉन उदासीन है तो उसका कोई आवेश से मतलब ही नहीं बचा। तो धनावेश के लिए 10 प्रोटॉन और ऋणावेश को अगर आप बता रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, क्योंकि नॉर्मल हम बात करके चल रहे हैं कि इस टाइम दोनों की संख्या बराबर तो न्यूट्रल होगा एक कप में जो पानी है। ठीक है, अब तो यहाँ देखिए हमने क्या निकाला, केवल अभी एक कप जो जल है उसमें अणुओं की संख्या निकाली। कैसे निकाली, आवोगाद्रो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो संख्या वो एक मोल की और जितने मोल हैं तो 13.88 यानी 8 मोल में अगर हम 6.023 × 10⁻23 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल के आ जाएगी। एक कप जल जो हमने 250 ग्राम लिया था उसमें मोलों की संख्या अणुओं की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए ये मोलों की संख्या है टोटल। अब एक मोल के लिए आपके पास टोटल चार्ज कितना है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अणुओं की संख्या है। यहाँ H2O के जो अणु हैं एक अणु पर जो चार्ज है वो कितना है 10, तो 10 पर अब देखिए 10 ही के लिए निकालेंगे। देखिए यहाँ से आप ऐसे समझ के चलिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आप निकालते हैं तो 1.6 × 10⁻, ये जो लिखा हुआ है कहाँ था, ये मूल आवेश की वैल्यू है ये वाली। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स किसी पर है तो उस पर इतना चार्ज होगा। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास कितने हैं 10 हैं, तो जब एक का इतना है तो 10 का कितना होगा, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, तो मैंने यहाँ 10e लिख रखा है इसलिए कि 10e का मतलब 10 × e का मान ये। चाहे तो आप 10e से इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाएं या ये आगे मैंने दोनों चीज से कर रखा है। आप 10e लिखना चाहे तो 10e लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में ये लिखना चाहे तो ये लिख लीजिए। तो अब देखिए अणुओं की संख्या कितनी थी ये, तो एक अणु के जरिए आवेश कितना आता ये, तो 10 के जरिए कितना आएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये कहानी है, आप इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो यहाँ से अगर आप इसको हटा देते हैं तो इनकी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.34 × 10⁻7 कूलाम। तो अब सोचिए कि एक कूलाम आवेश के लिए टाइम कितना था 198 ईयर। ये कितना है 10⁻7 कूलाम। तो सोचिए कितना टाइम लगेगा 10⁻7 आवेश को ग्रहण करने में या स्थानांतरित करने में। तो इसलिए कहते हैं कि कूलाम जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, और हम किसी भी बॉडी पर देखिए अब इतना बड़ा चार्ज होने के बाद एक कूलाम, एक कप पानी में केवल इतना आवेश है, और हम जब किसी वस्तु पर आवेश लाते हैं तो बहुत
इस बॉडी का जो इस जितना इस कप में आवेश है संपूर्ण रूप से तो ला नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटा आवेश ही इधर उधर कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं किसी बॉडी पर, या ला पाते हैं आवेशित करते समय। तो संपूर्ण आवेश किसी बॉडी पर पूर्ण रूप से हम नहीं ला पाते, हम केवल उस बॉडी में जो उपस्थित आवेश है, बहुत बड़ा विशाल आवेश जो है, उसमें से कुछ ही आवेश को हम बॉडी पर ला पाते हैं। तो देखिए हाँ, इसका एक दूसरा मेथड जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि देखिए यहाँ क्वांटम विनोद का सिद्धांत यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप एक तरीके से और भी यूज कर सकते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरण की दर कितनी है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना आवेश ट्रांसफर हुआ, आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि जो 10 की पावर 9 है, आप इसकी किस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10, यानी 1 सेकंड में इतने कूलाम आवेश का ट्रांसफर हो रहा होगा। आपको करना कितना है, 1 कूलाम। तो जब 1 सेकंड में इतना आवेश आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 1 कूलाम को कैसे करेंगे, आप इससे 1 कूलाम को क्या कर दीजिए, बाहर, तो आपको वो समय निकल के आ जाएगा जो आपको चाहिए, लेकिन वो आएगा किस में, अभी भी सेकंड में निकल के आएगा। आप उसको बाद में फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी तरीके से ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ये 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीके में किसी कोई सा भी कर सकते हैं। या तो आप Q बराबर N के जरिए कर लीजिए, या आप पहले 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स का आवेश निकाल लीजिए। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स का आवेश ये है, तो ये आवेश 1 सेकेंड में ट्रांसफर किया आपने, तो 1 कूलाम आवेश कितनी देर में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 कूलाम आवेश को इस आवेश से भाग कर दीजिए, आपका टाइम निकल के आ जाएगा सेकंड में। उसको आप आवर में चेंज करने के लिए इस चीज से भाग कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप कि आपको दोनों एग्जांपल समझ में आए हों।